हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द एंडोस्पर्म। तो हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यूज़ की स्टडी। यानी कि आज हम एंडोस्पर्म्स के टिश्यू की स्टडी करने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो जो एंडोस्पर्म की सेल्स होती हैं वो जनरली आइसोडायमेट्रिक होती है, मतलब लगभग स्फेरिकल शेप की होती हैं और ये फूड मटेरियल्स को स्टोर करती हैं। ये तो हमें पता ही है कि एंडोस्पर्म का काम फूड को स्टोर करना होता है। इसकी सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो जनरली थिन होती हैं और इसके अंदर पेट्स नहीं होते हैं। जब सीड का मैचुरेशन होता है तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो डिवाइड करना बंद कर देती है और ये एलिरोन ग्रेन से फिल हो जाती है और इसकी वॉल जो होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। एलिरोन लेयर का जो चीफ फंक्शन होता है, मतलब कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन करना, जैसे कि डायस्टेज और अदर्स एंजाइम का सिक्रीशन करना, ताकि जो इसके अंदर स्टोर्ड मटेरियल्स है, जो फूड मटेरियल है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, जिससे कि डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको ले सके, उसको यूज़ में ले सके। ग्रासेस और कुछ अदर प्लांट्स में जो एंडोस्पर्म की पेरिफेरल लेयर होती है वो कैम्बियम की तरह काम करने लगती है और वो अंदर की साइड थिन वॉल्ड सेल्स प्रोड्यूस करती है, जो कि बाद में स्टार्च से फिल हो जाती हैं। तो ये थे हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म। अब हम पढ़ेंगे रूमिनेट एंडोस्पर्म। कुछ फैमिलीज जैसे कि एनोनेसी, रूबिएसी, पामी, मस्ट्रेसी, ऐसी कुछ फैमिलीज़ में जो एंडोस्पर्म होता है वो इर्रेगुलरली रिज्ड होता है और फरोड होता है और इस तरीके के एंडोस्पर्म को हम कहते हैं रूमिनेट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का रूमिनेशन होता कैसे है? तो ये डेवलप होता है इन्वेजिनेशन की वजह से। इन्वेजिनेशंस की वजह से जो आउटर टिश्यू में इन्वेजिनेशन होता है, फिर ये डीपली पेनिट्रेट करता है और उसके बाद ये डार्क वेवी बैंड्स के रूप में अपीयर होता है। कहाँ पर? मैच्योर सीड में। और कभी कभी हो सकता है कि ये अनइक्वल इलोंगेशन की वजह से डेवलप हो। जो एक लेयर होती है, कोई भी एक लेयर होती है सेल्स की, उसमें अनइक्वल इलोंगेशन हो जाता है, तो इस तरीके से ये रूमिनेट एंडोस्पर्म बनता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फेट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो हमें पता ही है कि वो ट्रिप्लॉइड होता है और वो दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। एंडोस्पर्म जो होता है उसमें स्टोरेज ऑफ फूड होता है, यानी कि वो एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए बनता है और इसकी सेल्स जो होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं, लार्ज होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं और इसमें पेट्स नहीं होते। ये अभी हमने आगे हिस्टोलॉजी में पढ़ा था। कुछ केसेस में क्या होता है कि जहाँ पर हेमिसेल्यूलोज बनता है मेन फूड रिजर्व के रूप में, उसमें जो एंडोस्पर्म की वॉल्स होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं और पेट्स भी होते हैं उसमें। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें हेमिसेल्यूलोज मेन फूड रिजर्व होता है उसमें एंडोस्पर्म की वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं और पेट्स भी पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा भी पाए जाते हैं एंडोस्पर्म की सेल्स में। कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर इंटेग्यूमेंट्स जहाँ पर एब्सेंट होता है तो वहाँ पर जो एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर है वो सुबेराइज्ड हो जाती है, यानी कि उसमें सुबेरेन डिपॉजिट हो जाता है और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। और क्योंकि इसमें हैवी डिपॉजिट होता है स्टार्च ग्रेन्स का, यानी कि इसमें स्टार्च ग्रेन स्टोर्ड होते हैं, इसकी वजह से जो न्यूक्लियाई होते हैं वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाते हैं और डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जो फुली राइप हो जाते हैं ग्रेन्स, यानी जो पूरी तरीके से पक जाते हैं, इस तरीके के एंडोस्पर्म फिजियोलॉजिकली डेड हो जाता है, यानी कि वो एंडोस्पर्म फिजियोलॉजिकली डेड टिश्यू बनाता है। सीड में एंडोस्पर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बेसिस पर दो तरीके की सीड होती है। पहला है नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस, दूसरा है एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस। तो ये क्या होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मतलब ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बसता है, यानी कि जितना भी एंडोस्पर्म में फूड स्टोरेज होता है वो कंटिन्यूसली डेवलपिंग एम्ब्रियो लेता रहता है और पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर देता है और उसमें एंड में एंडोस्पर्म नहीं बसता। इस तरीके के सीड के एग्जाम्पल है पी, बीन, ऑर्किड, टैमरिंड। इन सब में
एंडोस्पर्म बाद में नहीं बचता है। जबकि एल्ब्यूमिनस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को नहीं एब्जॉर्ब करता, कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है एंडोस्पर्म का। तो उस तरीके की सीड को कहते हैं हम एंडोस्पर्मिक सीड। और इसका एग्जाम्पल है कैस्टर, राइस, व्हीट, ग्रासेस, इन सब में एंडोस्पर्म रह जाता है। तो इस तरीके की सीड को कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। ज़्यादातर केसेस में एंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलप होने के बाद पूरी तरीके से न्यूसेलस को फिल कर देता है। न्यूसेलर जो स्पेस होते हैं उसको पूरी तरीके से फिल कर देता है और कोई भी न्यूसेलस नहीं बचता है सीड के अंदर। लेकिन कुछ केसेस में न्यूसेलस रहता है, बाद तक रहता है, और वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह डेवलप होता है, जैसे कि एंडोस्पर्म। इससे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। यानी कि वो न्यूसेलस जो कि सीड में एंड तक रहता है और न्यूट्रिशन का काम करता है, उसको कहते हैं हम पेरिस्पर्म। ये किस किस में पाया जाता है? निम्फिया, मिराबिलिस जलापा, और भी ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस है इसमें जिसमें पेरिस्पर्म पाया जाता है। अब है मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एंडोस्पर्म। हम एंडोस्पर्म की जानते ही हैं कि ये दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट से मिलकर बना होता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है। लेकिन हम अब इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि कुछ कुछ फैमिलीज़ में अलग अलग तरीके के एंडोस्पर्म होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें जीनिया ये जो टर्म है वो सबसे पहले दी थी फॉक ने। इन्होंने ये टर्म ये रिप्रेजेंट करने के लिए दी थी कि जब पॉलन का डायरेक्ट इफेक्ट है वो कैसे पड़ रहा है टिश्यू पे, जो कि एम्ब्रियो के सराउंडिंग है, मतलब एम्ब्रियो के चारों तरफ जो टिश्यू हैं उन पर पॉलन का कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए ये टर्म देती है फॉक ने, जीनिया टर्म। लेकिन आजकल इस टर्म का यूज़ स्ट्रिक्टली केवल और केवल एंडोस्पर्म के लिए ही यूज़ होने लगा है। इसका एग्जाम्पल है जियामीज। चलिए इसको कुछ समझ लेते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए कि मेज़ यानी कि मक्का, जिसमें दो तरीके के एंडोस्पर्म है। एक एंडोस्पर्म है येलो कलर का जो है कैपिटल वाई, और दूसरा एंडोस्पर्म है वाइट कलर का जो कि है स्मॉल वाई। यानी कि येलो वाला जो है वो डोमिनेंट है। अगर येलो एंडोस्पर्म मतलब कि ऐसा प्लांट जिसमें येलो एंडोस्पर्म है उसका हम पॉलन लें, और एक ऐसा प्लांट जिसका वाइट एंडोस्पर्म है उसकी हम फीमेल यूज़ करें, यानी कि उसके स्टिग्मा लें, तो येलो एंडोस्पर्म वाले का पॉलन हम वाइट एंडोस्पर्म की स्टिग्मा पर डालें या फिर उनके बीच क्रॉस पॉलिनेशन करवाएं, तो जो एम्ब्रियो बनेगा, जो हाइब्रिड एम्ब्रियो बनेगा, वो येलो एंडोस्पर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि जब इन पोलर न्यूक्लियाई और मेल का गैमीट का फ्यूज़न हुआ तो ये एक मेल गैमीट है कैपिटल वाई, क्योंकि ये सिंगल होता है, हैप्लॉइड होता है, और जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो वाइट कलर के हैं, तो वो दो सेल्स के दो वाई हो गए, क्योंकि वाइट कलर के तो स्मॉल वाई। अब इन तीनों ने मिलकर बनाया हाइब्रिड एंडोस्पर्म 3n। तो इसमें इस डोमिनेंट की वजह से ये जो कैपिटल वाई डोमिनेंट है येलो कलर का आएगा, इसलिए जो हाइब्रिड एम्ब्रियो होएगा वो येलो कलर का एंडोस्पर्म बनेगा उसमें। इसे कहते हैं जीनिया इफेक्ट, कि पॉलन का किस एंडोस्पर्म पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, उससे कहते हैं जीनिया इफेक्ट। नेक्स्ट है मेटाजीनिया। मेटाजीनिया क्या होता है कि पॉलन का सीड कोट पर क्या इफेक्ट है। सीड कोट या फिर पेरिकार्प जो कि एम्ब्रियो सैक के आउटर साइड पर होते हैं, उन पर पॉलन का क्या इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं मेटाजीनिया। स्पर्म कुछ हार्मोन सिक्रिएट करते हैं जो कि पेरिकार्प की तरफ डिफ्यूज होते हैं, और जो सीड कोट होता है उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है कि स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक वेरिएशन आता है। तो पॉलन की वजह से एम्ब्रियो सैक की आउटर साइड यानी सीड कोट और पेरिकार्प पे जो भी वेरिएशन आएगा उसे कहते हैं मेटाजीनिया। नेक्स्ट है मोज़ेक एंडोस्पर्म। कुछ एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं। इस तरीके के एंडोस्पर्म को हम कहते हैं मोज़ेक एंडोस्पर्म। जैसे कि जियामेसिस, इसमें दो तरीके के पैचेस पाए जाते हैं, यानी कि दो तरह के कलर्स हमें दिखाई देते हैं। ये इसलिए होता है, एक तरह से ये इर्रेगुलर मोज़ेक पैटर्न बनाते हैं। जो एक पार्ट होता है एंडोस्पर्मिक टिश्यू का वो स्टार्ची हो जाता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो शुगरी हो जाता है। इस तरीके से दो डिफरेंट पैचेस बनाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो मेल गैमीट होता है
जो 2 मेल गैमीट्स होते हैं उसमें से पहला तो एक एग सेल से फ्यूज़ कर जाता है, और जो दूसरा मेल गैमीट होता है यानी कि सेकंड मेल गैमीट, वो फेल हो जाता है फ्यूज़ करने से पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और अगर वो फ्यूज़ ही नहीं करेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा ही नहीं। इस वजह से जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और मेल गैमीट्स होते हैं वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली डिवाइड करते हैं और 2 तरीके के कैरेक्टर्स बनाते हैं जब फ्री न्यूक्लियर स्टेज होती है। और जब मैच्योरिटी आती है, एंडोस्पर्म सेलुलर होता है, तो ये एक मोज़ेक या फिर वेरीगेटेड अपीयरेंस हमें देता है। तो ये इसके पीछे का रीज़न माना जाता है। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ थी एंडोस्पर्म्स की कि कैसे कैसे इसमें वेरिएशन हो सकता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। डी के बॉटनी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।